गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली सीतापुर की ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में मैं अजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 12 की बायोलॉजी में इस टॉपिक का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड एक्टिविटीज। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके उपयोग भी बताएंगे। सबसे पहले आप जानिए कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी की डिफिनेशन है। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो मानव हित में जैविक तंत्रों का मतलब है जंतु हों, पौधे हों अथवा सूक्ष्मजीव हों, इनके सुधार के लिए आधुनिक वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीक का प्रयोग ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अर्थात यहाँ पे है मानव हित में जैविक तंत्रों ब्रैकेट में लिख देंगे जंतु पौधे अथवा सूक्ष्मजीव सूक्ष्मजीवों के सुधार हेतु आधुनिक वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीक का प्रयोग ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। मानव हित में जैविक तंत्र का मतलब जंतु, पौधे अथवा सूक्ष्मजीव उनके सुधार हेतु आधुनिक वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीक का प्रयोग ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसके पश्चात जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है आनुवंशिक इंजीनियरिंग। अभियांत्रिकी।
आनुवंशिक आनुवंशिक अभियांत्रिकी अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरी है रासायनिक अभियांत्रिकी। रासायनिक अभियांत्रिकी। इसको कहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर दो प्रमुख इसके सिद्धांत हैं। जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जीवधारियों के आनुवंशिक पदार्थ में हेर फेर करके वांछित जीवधारियों को उत्पन्न करना या वांछित पदार्थ को उत्पन्न करना, ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जीवधारियों के डीएनए में हेर फेर करके वांछित जीन संरचना वाले जीवधारियों को उत्पन्न किया जाता है या उनमें रूपांतरण करके नए जीवधारी या पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। उन्हें आनुवंशिक रूपांतरित जीव अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। जीएमओ का पूरा नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स अर्थात आनुवंशिक रूपांतरित जीव। आनुवंशिक रूपांतरित जीव। इसके अंतर्गत जंतुओं और पौधों दोनों को उत्पन्न किया जा सकता है। जंतुओं की अच्छी या हाइब्रिड नस्लें जिससे अधिक मांस प्राप्त करने के लिए या अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छी नस्लों का उत्पादन किया जा सकता है। इसी प्रकार से पौधों में भी जितनी भी हाइब्रिड फसलें हैं, जो फल या सब्जियां हैं, वो इसी जीएमओ के अंतर्गत आती हैं, जिसका निर्माण आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किया जाता है। उनमें क्या होता है कि उनके मूल डीएनए को काटकर वांछित डीएनए का जीन जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से बने जीन को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है पुनर्संयोजित डीएनए। फिर उसके पश्चात उस डीएनए को पुनः उस जीव में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे वांछित जीवधारी प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, भी इसी का एक पार्ट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सन 1970 में नेथन्स एंड स्मिथ
ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक जीवाणु, एक जाति है हीमोफाइलस, इन्फ्लुएंजी, जो मनुष्य में इन्फ्लुएंजा रोग उत्पन्न करता है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु में एक ऐसे एंजाइम का पता लगाया जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए अत्यंत या एक वरदान, इसके जेनेटिक के वरदान साबित हुआ। नैथन्स एवं स्मिथ ने हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु में एक एंजाइम की खोज की जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसको कहते हैं निर्बंधन अंतःन्यूक्लियेज। अंतःन्यूक्लियेज एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अर्थात निर्बंधन अंतःन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज की, विकर की खोज की। इस एंजाइम का काम क्या था? यह एंजाइम डीएनए को काट सकता था। डीएनए को काटने की इसके अंदर क्षमता थी। जहां से इसको वांटेड स्थान से डीएनए को हम इसकी सहायता से काटा जा सकता है या काट सकते हैं। इसके पश्चात तब इसका नाम निर्बंधन अंतःन्यूक्लियेज के अलावा इसका एक संकेत दे दिया गया है हिंड थर्ड, अर्थात आप जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की नींव कब पड़ी? 1970 में, जब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज हुई। इससे पहले आनुवंशिक इंजीनियरिंग के बारे में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। इसके पश्चात एक और एंजाइम की खोज हुई जो डीएनए को जोड़ने का काम करता था, जिसका नाम था लाइगेज एंजाइम। क्या नाम था? लाइगेज। यह एंजाइम डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे आनुवंशिक इंजीनियरिंग में इन दो एंजाइम्स का महत्वपूर्ण रोल है। बिना इनके आनुवंशिक इंजीनियरिंग में कुछ भी करना संभव नहीं है। अब इसके लिए सन 1978 में इस कार्य के लिए सन 1978 में नैथन्स स्मिथ तथा आर्बर, ये तीन वैज्ञानिक थे। तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज दिया गया। नैथन्स स्मिथ तथा आर्बर को इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज के लिए सन 1978 में नोबेल प्राइज दिया गया। जीनी अभियांत्रिकी का दूसरा सिद्धांत है रासायनिक अभियांत्रिकी अर्थात केमिकल इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत पुनर्संयोजित डीएनए के द्वारा अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा वैक्सीन्स अर्थात टीके एंटीबायोटिक का मतलब है प्रतिजैविक औषधियों तथा
एंजाइम्स अर्थात विकर आदि का उत्पादन किया जाता है। विकरों आदि का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर लिख दो प्रतिजैविक रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत वैक्सीन्स यानी पुनर्संयोजित डीएनए पुनर्संयोजित डीएनए टीका द्वारा पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक के द्वारा वैक्सीन्स अर्थात टीके, एंटीबायोटिक औषधियाँ अर्थात एंटीबायोटिक्स का मतलब है प्रतिजैविक औषधियाँ एवं एंजाइम्स अर्थात विकरों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जीनीय अभियांत्रिकी के चरण 4 प्रमुख चरण हैं। पहला है वांछित डीएनए का विलयन, दूसरा वाहक डीएनए अणु का चयन, पुनर्संयोजित डीएनए अणु का निर्माण करना या डीएनए को आपस में जोड़कर पुनर्संयोजित डीएनए अणु का निर्माण करना। तीसरा है पुनर्संयोजित डीएनए अणु का पुंजकीकरण अर्थात क्लोनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। पहला स्टेप देख लीजिए, वांछित डीएनए का विलयन। इसके अंतर्गत हमें जिस प्रकार का जीवधारी जिन लक्षणों वाले जीवधारी को हमको प्रोड्यूस करना है या उत्पन्न करना है, हमको वह जीन जीवधारी से अलग करना पड़ता है अर्थात उसकी कोशिका से उस जीन युक्त डीएनए को पृथक करना डीएनए का वांछित जीन का विलयन कहलाता है। अर्थात हम उस जीवधारी के कोशिका से वांछित जीन का डीएनए पृथक कर लेंगे, फिर उसको काट करके उस बैक्टीरिया के अंदर या जीवाणु के डीएनए से जोड़ देंगे। अब है वाहक डीएनए का अणु का चयन। अब डीएनए अणु को ले जाने वाला अर्थात वेक्टर चाहिए, जिसके लिए हम जीवाणु का ही डीएनए या प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। इसके पश्चात है पुनर्संयोजित डीएनए के अणु का निर्माण करना। अब जब वांछित जीन और डीएनए, वांछित जीन और वेक्टर आपस में मिल जाएंगे, तब इससे क्या बन जाएगा, पुनर्संयोजित डीएनए अणु का निर्माण हो जाएगा। इसके पश्चात पुनर्संयोजित डीएनए अणु का पुंजकीकरण। अब इसके अंदर क्या करते हैं, उस डीएनए जो रिकार्बोनेट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको क्या करते हैं, उसका पुंजकीकरण अर्थात उसकी क्लोनिंग कर लेते हैं और उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे हमको बड़े पैमाने पर उस पदार्थ की प्राप्ति हो सकती है, वांछित जीवधारी की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा मानव इंसुलिन के उत्पादन को एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि मनुष्य में इंसुलिन का उत्पादन मनुष्य के लिए कैसे किया जाता है बड़े पैमाने पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसुलिन डायबिटीज के लिए एक आवश्यक औषधि है। डायबिटीज के मरीजों के लिए जिनके शरीर में इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है और उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो ब्लड में आ जाता है, तो उनको बाहर से इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, और जो कि जिसका निर्माण बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पर, ये मान लीजिए कोई मानव इंसुलिन जीन है, तो ये बैक्टीरिया का क्या है, यह प्लाज्मिड। बैक्टीरिया में ये वृत्ताकार डीएनए होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। तो ये इस ह्यूमन इंसुलिन जीन के लिए वेक्टर का काम करेगा। किसका काम करेगा, वेक्टर का। तो पहले हमने क्या किया, इस कोशिका से WBC से डीएनए को पृथक किया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। अब मैंने क्या किया, इसके पश्चात क्या किया जाएगा, इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से बाहर निकाल लिया जाएगा।
निकालने के पश्चात इसमें मानव इंसुलिन का जीन, अब यहाँ पर क्या हो गया पहले आप देख लीजिए, प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया गया, फिर इस प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के एंजाइम के द्वारा, अर्थात रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इसको क्या किया गया, इसे कुछ भाग को काट दिया गया, कट कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इस भाग में मानव इंसुलिन जीन, यानी जो जीन इंसुलिन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, इस प्लाज्मिड में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे डाटेज करके यहाँ पे दिखा दिया गया है कि ये ह्यूमन इंसुलिन जीन इसमें प्लाज्मिड में, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जोड़ दिया गया। अब ये बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तैयार हो गया। इसको क्या करेंगे कि बैक्टीरिया सेल में पुनः, यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसको काटा तो गया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, अब फिर जोड़ा किससे गया है, इसको जोड़ा गया है लाइगेज एंजाइम से। पहले ही आपको बता चुके हैं कि लाइगेज एंजाइम डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है, जबकि इंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए टुकड़ों को, खंडों को काटने का काम करता है। इसे डीएनए की कैंची भी कहा जाता है। अब जोड़ने के पश्चात ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। इसको हम बैक्टीरिया सेल में पुनः ट्रांसफर कर देंगे या इंजेक्ट कर देंगे, जिसके फलस्वरूप अब जितने भी, अब इनका क्या होगा, इनकी होगी क्लोनिंग, जिसके पश्चात इनकी संख्या में वृद्धि होगी, अर्थात बैक्टीरिया सेल बनेंगी। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ये इनकी संख्या बढ़ती रहेगी और जितने भी बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे सब में इंसुलिन का उत्पादन, इंसुलिन वाला जीन पाया जाएगा। ये बैक्टीरिया से न्यू बैक्टीरिया जो है, तो बैक्टीरिया विद इंसुलिन, अर्थात इंसुलिन के साथ ये बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे। जितने भी बैक्टीरिया बनेंगे सब में क्या होगा, इंसुलिन पाया जाएगा। बैक्टीरिया विद, यहाँ पर लिख देंगे प्लाज्मिड विद इंसुलिन जीन, प्लाज्मिड विद इंसुलिन जीन। अब ये जो बैक्टीरिया उत्पन्न है, बैक्टीरिया विद इंसुलिन जीन, और इस प्रकार ये बैक्टीरिया बड़े पैमाने पर इंसुलिन का उत्पादन करने लगते हैं और मानव को इंसुलिन प्राप्त हो जाती है। इस वीडियो के बाद बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो समझ में आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी का पुनः धन्यवाद।